हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे यूनिट 10 की ये टॉपिक कर रहे थे, तो ये आपका आज का जो था वो हम सी सेक्शन कर रहे हैं और इसके पहले की टॉपिक सब कवर हो चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, पहली बात तो ये है कि देखिए जो भी हम लोग कर रहे हैं इसमें पहला सूत्र आप ये याद रखिए कि इस साल हर हाल में आपको JRF और नेट लेना ही है। ठीक है, इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। और आगे चलिए टॉपिक पे ध्यान देते हैं। अपना जो टॉपिक है हम लोगों का वो है पेरेंट और जो प्रोफेशनल हैं उनकी जो पार्टनरशिप है वो क्या होती है, वहाँ पे इसका मतलब देखेंगे। ठीक है, तो जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं और जो प्रोफेशनल हैं, वो उनकी पार्टनरशिप जो होती है, भागीदारी जो होती है, उससे समावेशी शिक्षा में क्या फ़ायदा होता है, क्या उससे प्रोसेस उसको करने से क्या इसमें विकास होता है, इससे समावेशी शिक्षा में, इसको देखते हैं। तो पहले जो पार्टनरशिप है उसके बारे में देखते हैं। पार्टनरशिप क्या होती है, आप लोग सुनते होंगे कि जैसे बिजनेस में होते हैं दो पार्टनर होते हैं। ठीक है, उनकी पार्टनरशिप उस बिजनेस में होती है, तो वो दोनों मिलके जो भी उस लक्ष्य को, जो भी उस कंपनी का लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए दोनों कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से जो ये पार्टनरशिप की बात हो रही है, इसका मतलब तो भागीदारी। यहाँ पे माता पिता जो हैं यानी कि पेरेंट जो हैं और जो प्रोफेशनल है, अब जो प्रोफेशनल होते हैं कौन कौन से हैं, जैसे मनोचिकित्सक है या मनोवैज्ञानिक है और परामर्शदाता हो गया, मार्गदर्शक हो गया, ये सब जो हैं जो कि विशिष्ट बच्चों को शिक्षा देने में मदद करते हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि जो पार्टनरशिप होती है वो उसका मतलब भागीदारी, यानी कि जो माता पिता और जो प्रोफेशनल है उनकी शिक्षा में क्या भागीदारी है उसको देखना है। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया आपका। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है कि समावेशी शिक्षा में जहाँ अक्षम व सक्षम बालक, यानी कि जो डिसेबल बच्चे हैं और जो होशियार बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, वो दोनों ही बच्चे साथ में पढ़ने की बात होती है यहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पे हम देखेंगे जो पेरेंट हैं और जो प्रोफेशनल, उनकी भागीदारी क्या है उसको जानेंगे। तो बच्चों देखिए प्रोफेशनल कौन से होते हैं। प्रोफेशनल जो कि एक तो जो स्पेशल जो चाइल्ड होता है उसको शिक्षा देने के लिए विशेषज्ञ होते हैं। उसमें आपके काउंसलर भी होंगे, मनोवैज्ञानिक भी होंगे, चिकित्सक भी होंगे। तो इसमें क्या लिखा है, चिकित्सक लिखा है, तो चिकित्सक कैसे सहायता दे सकता है उसकी देख लीजिए। देखिए जो चिकित्सक है वो अक्षम बालकों के लिए चिकित्सकों की आवश्यकता सदैव ही रहती है। जो बहुत सीवियर रूप से बहुत बच्चे डिसेबल हैं उनके लिए चिकित्सक की जरूरत, डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है। विशिष्ट अक्षमताओं के लिए विशिष्ट चिकित्सक आवश्यक होते हैं और वे ही उनकी समस्या की तीव्रता तथा उसके संभावित उपचार बता सकते हैं और उनकी सलाह व सुझाव शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये चिकित्सक हो गया, ये प्रोफेशनल की भूमिका हो गई। अब मनोवैज्ञानिक की भूमिका क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए विशिष्ट छात्रों को विभिन्न मानसिक उद्वेलन इनके मानसिक बहुत से संवेग उनके अंदर आते रहते हैं, उससे गुजरना पड़ता है। मानसिक रूप से डिसेबल बच्चे हैं उनकी बात हो रही है और उसके लिए उन्हें कभी कभी मनोचिकित्सक की आवश्यकता पड़ जाती है, ज़रूरत पड़ जाती है। मानसिक जो विकलांग बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए मनोचिकित्सक का परामर्श बहुत आवश्यक होता है। अब ये जो परामर्श उनके पेरेंट्स को भी दिया जाता है कि वो किस तरीके से उस बच्चे को हैंडल करें, और उन बच्चों को भी दिया जाता है। तो वे छात्रों से बात करते हैं, उनका निरीक्षण करके तथा माता पिता से पूछताछ करके उनकी समस्या को जो जड़ है वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करते हैं तथा स्कूल में भी छात्रों की शिक्षा की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। विशिष्ट आपने विद्यालयों में देखा होगा कि वहाँ जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनके एक तरीके से वहाँ पे उनको वहाँ पे नियुक्ति भी दी जाती है। ठीक है, अब आगे है हमारा परामर्शदाता, काउंसलर जो होता है उसकी क्या ड्यूटी है, उसकी क्या भूमिका है। छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। आपने देखा कि छात्र हर प्रकार के होते हैं, कुछ नॉर्मल हैं, कुछ डिसेबल हैं, कुछ बच्चे बहुत जल्दी किसी कंसेप्ट को समझ लेते हैं, बहुत धीरे समझते हैं। हर तरीके के बच्चे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बात किसी हो रही है, यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है, तो छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी देखते हुए विद्यालयों के परिवेश में परामर्शदाता का होना
आवश्यक है वह छात्रों को उनकी व्यक्तिगत और सामाजिक, व्यावसायिक तथा अन्य मुद्दों पर परामर्श देता है, काउंसलिंग उनकी करता है, और विशिष्ट विद्यालयों में तो उनकी स्थायी नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, और आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है कि स्पीच थेरेपिस्ट। अब स्पीच थेरेपिस्ट कौन होते हैं? जो श्रवण बाधित हैं, जिनको हेयरिंग की प्रॉब्लम, जो सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए स्पीच थेरेपिस्ट बहुत उपयोगी है। वे छात्रों को बोलने में सहायता करते हैं तथा साथ ही उनकी कठिनाइयों का निवारण भी करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर आगे है जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो फिजिकल रूप से जो बच्चे डिसेबल हैं, जिनको अस्थि बाधित छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं, यानी कि जो फिजिकल रूप से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं या फंक्शन करने में उनको दिक्कत होती है, वे जो बच्चे हैं उनको चलने फिरने व उठने बैठने या पेन पकड़ने में, पेंसिल पकड़ने में कठिनाई होती, तो उनकी जो सहायता है वो फिजियोथेरेपिस्ट की सहायता ले सकता है। और वे छात्रों को अभ्यास करवाते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय जो परामर्श है उसको भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे आपका है कि मार्गदर्शक। अब मार्गदर्शक जो है वो व्यक्तिगत व व्यावसायिक, जैसे वो जो डिसेबल बच्चा है वो भी अपनी लाइफ में कुछ तो जीविका कमाएगा, कुछ तो करेगा ही अपने जीवन यापन के लिए, तो उसका जो मार्गदर्शन है व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर छात्रों को मार्गदर्शन देता है और छात्र का निजी जीवन में व्यवसाय से संबंधित जो कठिनाइयाँ हैं उसके निवारण के लिए परामर्श देता है। तो ये आपके प्रोफेशनल जो है उनकी भूमिका हो गई। अब आगे देखते हैं जो पेरेंट हैं और जो प्रोफेशनल की भागीदारी है उसको थोड़ा और समझ लेते हैं। तो देखिए, जो विशिष्ट बच्चे हैं, पहला पॉइंट है कि विशिष्ट बच्चों को स्वीकारने की प्रवृत्ति के विकास के लिए। अब कई बार देखा जाता है कि जो माता पिता हैं वे बच्चों के दोषों को, शारीरिक कमियों को स्वीकार नहीं कर पाते। ठीक है, वो सोचते हैं कि मेरे बच्चे को ऐसा हो गया या और किसी बच्चे को नहीं हुआ, क्यों? इन सब एक तरीके से हीन भावना जो है उनके अंदर, या एक इन्फीरियर उनके भावना जो है वो हो जाती है कि वो हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, और अतः उन छात्रों को भी सामान्य विकास के लिए प्रेरित, अपने बच्चों को सामान्य विकास के लिए प्रेरित नहीं कर पाते। तो ऐसे बच्चों को सदैव प्यार और सहानुभूति और सहयोग की आवश्यकता होती है। तो प्रोफेशनल क्या करते हैं? प्रोफेशनल माता पिता की काउंसलिंग करके, ठीक है, और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि वे अपने बच्चे के साथ प्यार और सहयोग का व्यवहार करें, और उस जो उनके अंदर जो भावना है उस भावना को हटाने की कोशिश करते हैं, और ये सोचते हैं कि वो किस तरीके से अपनी उस भावना से बाहर निकलें और अपने बच्चे के साथ अच्छा जो सहयोग करें। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि परिवार और विद्यालय में सहयोग। अब परिवार और विद्यालय में क्या सहयोग? परिवार जो है, आप जानते हैं कि परिवार जो होता है वह एक बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी हैं चीज़ें अपने माता पिता से वो सीखता है। तो माँ पिता है उसके प्रथम गुरु होते हैं। यहाँ पे तो और यहाँ पे जो बात हो रही है ये विशिष्ट बच्चों की हो रही है। ठीक है, तो इन बच्चों की शिक्षा के लिए माता पिता के सहयोग के बिना ये जो शिक्षा है ये पूरी नहीं हो सकती है। अतः इसमें क्या होता है? पार्टनरशिप में इसमें अत्यंत आवश्यक है। ये पार्टनरशिप जो भागीदारी है माता पिता की वो बहुत आवश्यक है। अध्यापक परामर्शदाता के जो छात्र के बारे में जानने के लिए माता पिता से पूछताछ करते हैं, और इससे उन बच्चों की शिक्षा में मदद मिलती है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि माता पिता प्रथम गुरु होते हैं और प्रथम पाठशाला परिवार होती है, तो वहाँ जो माता पिता है अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो किस तरीके से बताया करा जाए कि वो अच्छी तरह से सीख सके कोई चीज़, कि उसमें क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें, तो ये सब वो परामर्शदाता को या अध्यापक को बता सकते हैं, जिससे कि समावेशी शिक्षा में मदद मिलती है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि विशिष्ट बच्चों की आवश्यकताओं को समझाने के लिए। ठीक है, विशिष्ट बच्चे जो हैं, जो डिसेबल बच्चे हैं, उनकी आवश्यकताएं जो है वो नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल अलग होती हैं। उन्हें ज़्यादा समय चाहिए, ज़्यादा अटेंशन चाहिए, सहयोग ज़्यादा चाहिए। उनकी सामाजिक और आर्थिक और संवेगात्मक आवश्यकताएं अधिक होती हैं नॉर्मल बच्चों की तुलना में। अतः जो प्रोफेशनल की सहायता या अंतःक्रिया, उनसे आपस में बातचीत
बातचीत करके माता पिता को समझाने या प्रशिक्षण देने में भी उनकी भूमिका होती है प्रोफेशनल की। ठीक है, अगला है पॉइंट कि डाइवर्स लर्नर के पूर्ण विकास के लिए भी ये भागीदारी जो है वो बहुत आवश्यक है। किस प्रकार से? माता पिता अपने बच्चों को, बच्चों की कमियों को, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी ताकत है, उसको भी अच्छी तरह से जानते हैं। अतः कमियों को दूर करने के लिए तथा ताकतों को पूरा बढ़ाने के लिए, पूरा प्रयोग करने के लिए इन छात्रों के पूर्ण विकास में विकास के लिए भी जो भागीदारी है माता पिता की, ये बहुत आवश्यक है। अब अगला पॉइंट है कि मार्गदर्शन व प्रशिक्षण विधियों की जानकारी। अब जो अक्षम बच्चे हैं, अक्षम बच्चों को शिक्षा देने के लिए अध्यापक अलग अलग तरीके की शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करता है, जो कि परंपरागत विद्यालय, जो कि नॉर्मल बच्चे जहाँ पढ़ते हैं उन विद्यालयों से यहाँ की विधियाँ अलग रहती हैं। तो ऐसे में यदि माता पिता को इन विधियों का ज्ञान हो जाए, यानी कि माता पिता को भी इन विधियों से अवगत करा दिया जाए, तो वो घर पर भी इस चीज़ का अभ्यास करा सकते हैं। इसीलिए ये पार्टनरशिप आवश्यक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि विशिष्ट बच्चों के भविष्य की योजनाओं के निर्माण के लिए। अब जो छात्र है, छात्र की आशंकाएं, जो परेशानियां हैं, जो डिसेबिलिटी है, उसको देखते हुए छात्र भविष्य में क्या करेगा, अपने जीवन यापन या जीविका को कैसे चलाएगा, तो माता पिता और जो प्रोफेशनल जो हैं वो आपस में सहयोग इसमें बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को तय करने के लिए। ठीक है, अब ये सब हो गया बच्चों। अब हम इनमें देखेंगे, इनका रोल देखेंगे माता पिता का, और जो काउंसलर हैं या जो भी प्रोफेशनल, उनका रोल क्या है, इनके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो माता पिता जो हैं वो बच्चे के सच्चे हितैषी होते हैं, वेल विशर होते हैं। ठीक है, और पहला पॉइंट है कि माता पिता बालक की क्षतिग्रस्तता, यानी कि जो भी उसमें इम्पेयरमेंट है, जो भी कमी है, उससे जुड़ी समस्या को पहचान सकते हैं, और यदि पहचान हो जाती है तो समस्या आगे जाकर बहुत बड़ी नहीं बनती। कोई भी समस्या है, जब वो तुरंत ही शुरू हुई, उसको डिटेक्ट कर लिया गया, उसका उपचार करने लगे, तो वो जो है समस्या आगे बड़ी नहीं होती है। तो माता पिता किस तरीके से उसको पहचान पाएँ उस समस्या को, इसके लिए भी बच्चों को, उनको पेरेंट्स को बताया जाता है कि क्या कमियां हो, क्या चीज़ हो, या इस एज में बच्चा बोलना चाहिए, इस एज में प्रॉपर चढ़ना चाहिए, या मानसिक रूप से कितना वो होना चाहिए कि बच्चे का विकास ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें जो पेरेंट्स हैं वो देखते हैं। ठीक है, जो जागरूक पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो जो टीचर है, तो जो समस्या आगे ज़्यादा नहीं बढ़ती, तथा टीचर और प्रोफेशनल इसका निदान ढूंढ लेते हैं। समस्या जो है उसको पता चल जाती है, समस्या को डिटेक्ट कर लिया जाता है माता पिता की सहायता से या प्रोफेशनल जो है उनकी सहायता से, तो उसको फिर आगे निदान ढूंढा जाता है। आगे पॉइंट है कि बालक को जो भी उपकरण दिए जाते हैं, आप देखते हैं कि उनको बहुत से उपकरण प्रोवाइड कराए जाते हैं, चाहे उनकी हेल्प करने के लिए तो प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसका किस प्रकार से संचालन करवाना है। अब दे तो दिया, उपकरण दे दिया, लेकिन वो बच्चा खुद तो संचालन उसको नहीं ठीक से कर पाता, यूज़ नहीं कर पाएगा, तो पेरेंट्स उसकी सहायता करेंगे। तो उसका संचालन कैसे करवाना है, उसकी देखभाल और रखरखाव का कार्य जो है वो माता पिता ही करते हैं। अगला पॉइंट है कि माता पिता जो है वो समाज के व्यक्तियों की सोच, जैसे कि आपने देखा हो कि बहुत से व्यक्ति होते हैं, बहुत कंजस्टेड माइंड के होते हैं, और वो उनकी सोच, वो जो अक्षम बच्चे हैं, जो डिसेबल बच्चे हैं, उनके प्रति उनकी सोच जो है बहुत नेगेटिव होती है। तो जो माता पिता हैं समाज के व्यक्तियों की सोच और अक्षमों के जो सकारात्मक बनाने में, उनके प्रति सकारात्मक बनाने में भी मदद करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि वे बालक की शिक्षा और समायोजन में विद्यालय की सहायता करते हैं। अब जैसे वो बच्चा जो है वो पेरेंट्स की बातों को, या पेरेंट्स से ज़्यादा ही वो घुला मिला रहता है, तो उसकी बातें, जो पेरेंट्स की बातों को अच्छी तरह से वो समझता है, तो जो पेरेंट्स हैं बालक की शिक्षा और उसका विद्यालय में समायोजन करने में भी सहायता करते हैं। अगला पॉइंट है कि विशेषकर माताएं जो हैं वो बच्चों की पाठ्य सहगामी क्रियाएं, यानी कि और भी जो एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं बच्चों के विकास के लिए, उसके लिए सक्रिय भागीदारी निभाकर बच्चों को प्रोत्साहित और समर्थन दे सकती हैं।
अगला पॉइंट है कि अक्षम बच्चों या अन्य बच्चों के माता पिता, जैसे मान लीजिए कोई अक्षम बच्चा है, ठीक है, या कोई और बच्चा है, तो उसके माता पिता अगर प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, हो सकता है वो भी विशेषज्ञ हों किसी चीज़ के, तो वो जो हैं वो विद्यालयों में अपनी सेवाएं भी दे सकते हैं। अब जो है प्रोफेशनल हैं उनका भी थोड़ा बहुत रोल देख लेते हैं क्या है। हमने आगे बहुत भी पढ़ा है लेकिन और थोड़ा देख लेते हैं। जो प्रोफेशनल हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनल जो हम जान चुके हैं कि प्रोफेशनल कौन कौन से हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो प्रोफेशनल जो हैं वो मनोवैज्ञानिक या परामर्शदाता और वे अक्षम छात्रों के माता पिता का भी मार्गदर्शन करते हैं कि बच्चे की समस्याओं से कैसे उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। और शिक्षा जो है, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और ये सभी बच्चों को मिलनी चाहिए, सभी बच्चों को प्राप्त हो। इस चीज़ को कैसे संभव बनाना है, इसमें जो प्रोफेशनल हैं, जो माता पिता हैं, और आगे हम टीचर्स और स्कूल के बारे में भी जानेंगे, पीयर ग्रुप के बारे में जानेंगे, वो किस तरीके से भागीदारी उनकी रहती है वो देखते हैं। तो ये आपका अब जो टॉपिक है वो उसमें देखेंगे रोल ऑफ पीयर्स, जो उनके साथ में बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि बच्चों के जो दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, उनकी बात हो रही है। रोल ऑफ पीयर्स जो कि जो छात्र साथ में पढ़ते हैं, क्लासमेट होते हैं, उनकी बात हो रही है कि उनकी भागीदारी क्या रहती है, तो उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट जो है इसका कि सहयोगात्मक भागीदारी। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें सक्षम छात्र जो हैं वो अक्षम छात्रों की, जो कमज़ोर छात्र हैं, डिसेबल छात्र हैं, उनको कंसेप्ट को समझने में सहायता करता है, ठीक है। और इससे जहाँ सहयोग और सामाजिकता की भावना उत्पन्न होती है, बढ़ती है, लीडरशिप की भावना कि एक तरह से लीड कर रहा है ना, उसको मार्गदर्शन कर रहा है, मार्गदर्शन की भावना का विकास होता है, साथ ही साथ अक्षम छात्र के विकास में भी मदद मिलती है। तो ये कौन सा है, ये पीयर ग्रुप का है, जो जो रोल होता है पीयर्स का, यानी कि जो उनके सहयोगी होते हैं, क्लासमेट होते हैं, उनकी बात हो रही है ये, ठीक है। अगला दूसरा पॉइंट है इसका कि क्रॉस एज पीयर सपोर्ट। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें जो पुराने छात्र जो उनसे बड़ी क्लासेस के हैं, जो पढ़ चुके हैं, जो पुराने छात्र हैं, एज में बड़े हैं या बड़ी एज के ग्रुप के हैं, वो छात्र भी अक्षम बच्चों की शिक्षा में मदद करते हैं और अन्य छात्रों के लिए निर्देशात्मक की भूमिका में भी मदद करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट है कि पीयर मॉडलिंग। पीयर मॉडलिंग क्या होती है, तो इसमें देखिए छात्र जो हैं, अक्षम छात्रों की अध्यापक द्वारा दिए गए जो निर्देश हैं, जो अध्यापक ने निर्देश दिए हैं उनको नहीं समझ पाता, अगर अक्षम बच्चा नहीं समझ पा रहा तो उनको समझने में उनको स्पष्ट करते हैं, अक्षम छात्रों की हर तरह से मदद करते हैं और साथ में पढ़ने वाले जो क्लासमेट हैं, एक विद्यार्थी के उचित व्यवहार का एक मॉडल प्रस्तुत करते हैं। यही पीयर मॉडलिंग है, ठीक है। अब ये बच्चों, अब अगला जो टॉपिक है हम लोगों का वो है रोल ऑफ टीचर। अब जो टीचर होता है, जो अध्यापक है, उसका क्या रोल है समावेशी शिक्षा में, उसको जानते हैं। देखिए बच्चों, यदि माता पिता से पूछताछ भी कर ली जाए, अब बच्चों की माता पिता से पूछताछ भी कर ली गई, ठीक है, प्रोफेशनल जो थे उनकी भी सहायता ले ली गई, विद्यालय में यदि ये सब चीज़ हमने कर ली, लेकिन यदि विद्यालय में अध्यापक ही ना हो तो, और यदि वो ठीक से पढ़ाई ना, ठीक से विधियाँ ना अपनाए पढ़ाने वाली, तो क्या ये सुचारू रूप से समावेशी शिक्षा हो सकती है, क्या ये सुचारू रूप से कार्य कर सकता है, नहीं। समावेशी शिक्षा का क्या संभव होगी, ऐसा नहीं हो सकता भाई। टीचर जो है वहाँ पे जो भी प्रोफेशनल हैं, माता पिता हैं, उनकी भागीदारी ठीक है, लेकिन जब टीचर जब तक नहीं, अध्यापक जो है वो अपनी सेवाएं नहीं देगा, ठीक से नहीं पढ़ाएगा, तो वहाँ पे ऐसा अच्छा जो वातावरण है, सहयोगात्मक वातावरण उत्पन्न नहीं करेगा, तो वहाँ पे ये जो समावेशी शिक्षा की जो हम एक देख रहे हैं, ड्रीम देख रहे हैं कि हाँ ये सक्सेस हो, ये नहीं हो सकता। तो इसका पॉइंट देख लेते हैं कि टीचर की भूमिका क्या है, उसको देख लेते हैं। छात्रों की विभिन्नताओं, योग्यताओं और कमियों को जानकर उसी के अनुसार शिक्षण विधियों या रेमेडियल टीचिंग कौन सी होगी, उपचारात्मक शिक्षा, जो कि हमने कल पढ़ा है। रेमेडियल टीचिंग अपनाकर अक्षम बच्चों की शिक्षा में मदद करता है, कौन,
अध्यापक। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है कि समावेशी शिक्षा के अनुकूलन में, जो समावेशी शिक्षा है उसके अनुकूलन, अनुदेशन और अधिगम अनुभव प्रदान करना। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, अब जो छात्र हैं विभिन्न प्रकार के, विभिन्न योग्यताओं के हैं, कई प्रकार के छात्र हैं, तो यहाँ पे इनको उन छात्रों को देख के उपदेशों का निर्धारण, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण व्यू रचनाएं करना, मूल्यांकन करना, ये कार्यक्रम जो है शिक्षक तैयार करता है और साथ ही वे अधिगम अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि जो इंक्लूजन है, जो ये समावेशी शिक्षा है, इसमें समेकित वातावरण के निर्माण में सहायता करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि समावेशी शिक्षा में के सुचारू संचालन के लिए एक विशिष्ट ढांचे, उपकरणों तथा भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और यह कार्य जो है विद्यालय के अध्यापक या तो स्वयं करते हैं या समुदाय और विशेषज्ञों की सहायता से करते हैं। साथ ही में छात्रों के लिए सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण करते हैं और छात्रों के प्रति अच्छे व्यवहार की, अच्छे भावना का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है 4 जो है आपका, कि विशेष शिक्षा अध्यापकों और अध्यापकों और व्यावसायिकों के साथ सहयोग किया जाता है। इसमें जो अध्यापक हैं, जो विशिष्ट जो स्पेशल बच्चे हैं, उनके लिए जो विशेषज्ञ टीचर होते हैं, उनकी जो मदद है और जो प्रोफेशनल है उनकी मदद है, इन सब की मदद भी एक अध्यापक करता है। अगला पॉइंट है कि कक्षा संबंधी कार्यों का कुशल संचालन। ठीक है, तो अध्यापक कार्य होता है कक्ष को एक विशेष संसाधन कक्ष के रूप में परिवर्तित करना। इसके लिए क्या करता है, माता पिता और अन्य जो अध्यापक हैं, समाज व सक्षम विद्यार्थियों का भी सहयोग लेता है। जैसे कि हम लोग अभी पेयर ग्रुप में पढ़ा है हम लोगों ने कि कैसे क्लासमेट कैसे सहायता देते हैं, तो इन सब की सहायता सहयोग लेता है। और इससे क्या होता है, इससे शिक्षण संबंधी उपकरण, मार्गदर्शन और परामर्श, साहित्य, अन्य सहायक सामग्री भी इसमें रखी जाती है, जिससे कि शिक्षा का कार्य, जो कक्षा संबंधी कार्यों का कुशल संचालन एक अध्यापक करता है। अब 6 पॉइंट है आपका कि निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य। इसमें क्या है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अध्यापक छात्रों की समस्या के कारणों को समझकर उसका निदान और उपचारात्मक शिक्षण करता है। अब 7 पॉइंट है कि व्यवहार में सुधार लाने के कार्य। क्या है, अध्यापक छात्र के व्यवहार में पर्याप्त सुधार लाने का कार्य भी करता है। इसके लिए छात्रों को पुनर्बलन देता है। जैसे छात्र ने कोई अच्छा कार्य किया, थोड़ा सा क्वेश्चन का सही है या अच्छा कार्य किया है, तुरंत उसको शाबाशी देंगे, पुनर्बलन देंगे, प्रतिपुष्टि देंगे, तो ये भी टीचर करता है। तो ये सब चीज़ें जो है समावेशी शिक्षा में टीचर की क्या भागीदारी है वो हम लोगों ने जाना। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, अब अगला टॉपिक है कि रोल ऑफ स्कूल। अब स्कूल का, एक विद्यालय का जो शिक्षा में विद्यालय की क्या भूमिका है उसको देख लेते हैं। देखिए, जितने भी हम लोगों ने चीज़ें सोची, वो अगर हम करें व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में, जो हम ड्रीम को ला रहे हैं, प्रैक्टिकल रूप में उसको कर रहे हैं, वो कहाँ कर रहे हैं, वो हम ऐसी बिल्डिंग में कर रहे हैं, ऐसे स्थान पे कर रहे हैं जिसको हम स्कूल का नाम देते हैं। ठीक है, तो स्कूल जहाँ समावेशी शिक्षा दी जाती है, अब यहाँ पे क्या होता है, उस विद्यालय में क्या होता है, समावेशी विद्यालय में क्या होता है, छात्र के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। यहाँ एक समावेशी विद्यालय वह होता है जहाँ पाठ्य वस्तु से अधिक, जो पाठ्य वस्तु पढ़ाई जा रही है उससे ज़्यादा अधिक छात्र को महत्व दिया जाता है। और इन स्कूलों में छात्र की स्वतंत्र रुचियों और अभिरुचियों, क्षमताओं और स्वतंत्र चिंतन को उभारा जाता है। ठीक है, ताकि वो खुद भी नई चीज़ों को सोचे, नए उसके जो माइंड है उसका नए नए विचारों उत्पन्न हो। ठीक है, ये भी सोचने का भी उसको उभारा, जो चिंतन है उसको उभारा जाता है। और छात्र की व्यक्तिगत विभिन्नता के बावजूद उसके व्यक्तित्व का आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है, ताकि छात्र की जो भी चिंतन है और जो भी उसका नया विचार दबने ना पाए और वो कैसे आगे बढ़े। ठीक है, अब जो ये समावेशी शिक्षा है,
इसमें क्या होता है, जो सर्व शिक्षा अभियान हम लोगों ने चलाया था, जो कि एक मौलिक अधिकार है शिक्षा का, हमारे संविधान में हर बच्चे को मौलिक अधिकार मिला हुआ है, तो उसमें सर्व शिक्षा अभियान SSA की सफलता को ये जो समावेशी शिक्षा है, विद्यालय है, ये एक निश्चित करता है। ठीक है, तो अब आगे जो पॉइंट है आपका है कि शिक्षा के व्यवहारिक ज्ञान पर बल। इसमें क्या किया है, तो शिक्षा के व्यवहारिक ज्ञान पे बल। यहाँ क्या होता है, छात्र को केवल सिद्धांतिक ज्ञान, यानी कि नहीं थ्योरी पढ़ा दो, सिद्धांत पढ़ा दिया जाए, सिद्धांतिक ज्ञान ही नहीं दिया जाता, बल्कि व्यवहारिक ज्ञान, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कैसे उपयोग करेगा, उसके जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हो, इस तरीके की शिक्षा कहाँ दी जाती है, समावेशी विद्यालय में। और विद्यालय में इससे छात्र के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी बल मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि RTE जो एक्ट बना है 2009 में, इसका जो क्रियान्वयन होता है सुनिश्चित करता है, सुनिश्चित करना, ये कौन समावेशी शिक्षा में जो विद्यालय की भूमिका पढ़ना है उसमें है। इसमें क्या होता है, ये अधिनियम प्रत्येक छात्र की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने की बात करता है, और ये छात्रों को ये कानूनी अधिकार देता है कि प्रत्येक छात्र अपनी पसंद के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करे, और समावेशी शिक्षा इस कार्य में सहभागी होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि समावेशी समाज का निर्माण होता है। जो ये समावेशी विद्यालय हैं, जो शिक्षा यहाँ पे दी जा रही है, इससे क्या होता है, यहाँ पे एक समावेशी समाज की निर्माण होता है, जहाँ पे जो बच्चे हैं इस विद्यालय में, नॉर्मल बच्चे, डिसेबल बच्चे, दोनों साथ में पढ़ते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सहयोग की भावना बढ़ती है, बच्चों की सामाजिकता की भावना बढ़ती है, तो और जो भेदभाव वाली भावना है उसका अंत होता है। तो यहाँ पे समावेशी समाज का निर्माण होता है, जहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, बल्कि सहयोग और सद्भावना का विकास होता है। सॉरी। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका जो C सेक्शन है यूनिट 10 का वो कंप्लीट हो गया है। आगे जो थोड़ा सा बचा है D सेक्शन, वो हम लोग कल करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।